हेलो एवरीवन। आज 11वां दिन है जिसमें हम JLO 2019 का पेपर 3 एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले 10 दिनों में। आज 101 से लेकर 110 प्रश्न तक कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं JLO राजस्थान में तीसरा पेपर जो है लिमिटेशन एक्ट, एविडेंस एक्ट, प्लीडिंग से संबंधित होता है। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का ये है 101वां कि CPC की किस धारा के तहत सहमति से डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है कि अगर दोनों पक्षकार सहमत हो गए हैं किसी बात के लिए और उस सहमति के अनुसार डिक्री पारित हुई है तो अपील नहीं होगी, ऐसा कहा गया है CPC की धारा 96(3) में। ऑप्शन आगे मिलेगा यहाँ से 96 का खंड 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है 101 प्रश्न का। कहने का मतलब है CPC की धारा 96(3) में कहा गया है कि अगर पक्षकारों की सहमति से कोई डिक्री पारित होती है तो उसकी अपील नहीं होगी। 102 प्रश्न में कहा गया है 102वें में कि CPC के किस आदेश और नियम के तहत वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। तो हम लोगों की CPC का जो आदेश 7 है उसका नियम 11 कहता है कि अगर जो औपचारिकता है वो पूरी नहीं की गई तो आदेश को वाद पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा। 102 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, आदेश 7 नियम 11। 103वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 103वां। पूछा गया है कि बंधक विलेख के संबंध में क्या सही है। तो बंधक विलेख जो होता है, कागज होता है मॉर्गेज से संबंधित, उसमें सारी बातें हैं। कहने का मतलब 103 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या क्या बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि बंधक जो होता है वो एक विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का स्थानांतरण है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात होती है बंधक विलेख में स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता है। तीसरी बात होती है बंधक विलेख में मूलधन और ब्याज का उल्लेख होता है। कहने का मतलब है 1, 2, 3 सारी बातें बंधक विलेख में उपस्थित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है ये सभी। 104वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए पंजीकृत दान विलेख में कितने साक्षियों की आवश्यकता है। तो पंजीकृत दान विलेख में 2 साक्षियों की आवश्यकता होती है, इसलिए 104 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 105वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अभी हस्तांतरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो अभी हस्तांतरण को अभी हम आगे भी बताएंगे। 107वां प्रश्न भी इससे संबंधित है। अभी हस्तांतरण क्या होता है वो बताया गया 107वें प्रश्न में। फिलहाल अभी समझ लें इसमें कि अभी हस्तांतरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो वसीयत जो है अभी हस्तांतरण में सम्मिलित नहीं होता है, जबकि बंधक विलेख, पट्टा विलेख, विक्रय विलेख ये सारे के सारे अभी हस्तांतरण में आते हैं। 107वां प्रश्न पहले देख लें, 1 मिनट। अभी हस्तांतरण से क्या समझते हो, पहले हम समझ लें अभी हस्तांतरण होता क्या है। तो अभी हस्तांतरण क्या होता है। अभी हस्तांतरण का मतलब है कि दस्तावेज का प्रारूप या रचना जो संपत्ति अंतरण से संबंधित हो। कहने मतलब है कोई ऐसा दस्तावेज का प्रारूप जो संपत्ति अंतरण से संबंधित हो, ऐसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, अभी हस्तांतरण कहते हैं। इसलिए 107वें प्रश्न को पहले पढ़ाने का मकसद ये था कि आप समझ पाएँ कि अभी हस्तांतरण होता क्या है। 107वें का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और कुल मिला के अब आप समझ गए होंगे 105 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही क्यों है, क्योंकि अभी हस्तांतरण में बंधक विलेख भी आता है, पट्टा आता है, विक्रय विलेख आता है, मगर वसीयत नहीं आती है क्योंकि ये तुरंत हस्तांतरित नहीं होता। 106 प्रश्न में पूछा गया है कि CPC के आदेश 9 के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रभावित पक्षकार को किस बात की आवश्यकता होती है। तो अगर CPC के आदेश 9 के अंतर्गत कोई एक पक्षीय डिक्री पारित हो गई है, उसको अपास्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभावित पक्षकार को एक प्रार्थना पत्र देना होता है और कुछ भी नहीं। 106 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 107 करा चुके। 108वें प्रश्न पर आ जाइए। पूछा गया है ये बताइए कि उपस्थित होने के लिए प्रतिभूत देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकती है। तो प्रतिवादी अगर नीचे लिखी हुई तीनों बातों कर रहा है, कहने का मतलब है 108 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहली बात तो ये समझ लें। और होता क्या है, अगर प्रतिवादी क्या करे,
न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ गया है या फरार होने वाला है या अपनी संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है या इनमें से कोई भी काम करता है, ये सभी, तो प्रतिवादी के लिए प्रतिभूति देने की मांग की जा सकती है उपस्थित होने के लिए। कहने का मतलब है 108वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 109वें प्रश्न में पूछा गया कि रिसीवर कौन होता है, क्या होता है। तो रिसीवर क्या है, वो न्यायालय का एक अधिकारी है, इसलिए 109वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 110वें प्रश्न में पूछा गया कि न्यायालय द्वारा किस आदेश और नियम के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृत की जा सकती है। एग्जैक्टली इसमें स्थायी लिख दिया है इन्होंने, ये अस्थायी होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है 110वें में। तो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आदेश 39 नियम 1 है उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा की बात की गई है, अस्थायी ना कि स्थायी, इसलिए 110वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, आदेश 39 नियम 1। इस तरह से हमने बताया है आपको कि जितने भी प्रश्न हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, उन सब का एक हैंड रिटन नोट बना देते हैं, प्रश्नों को उत्तर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सारे 1 लाइनर 2 लाइनर टाइप के प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं आपको, जिससे जहाँ पर जो भी सेक्शन या ऑर्डर इम्पोर्टेंट है वो सारे का सारा मैटर आपको एक जगह मिल जाएगा। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जैसा कि हम बता चुके हैं, अपने चैनल पर हम पूरा ही JLO का सिलेबस दे चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इस मैटर को सारे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी कंटेंट है ये। और इस तरह से देखिए, एक उत्तर 110 देख रहे होंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृत की जाती है। कहने का मतलब है सारा मैटर आपको लाइन से लगा हुआ मिल जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी कंटेंट है, अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हों। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।